भारत में करीब 16 लाख पार्टनरशिप फर्म्स ने असेसमेंट ईयर 2023-24 में आईटीआर फाइल किए। 16 लाख फर्म्स और एवरेज 4-5 पार्टनर्स गिन लें हम तो करीब 1 करोड़ के पास पार्टनर्स की संख्या हो जाती है। पार्टनरशिप फर्म्स और पार्टनर्स के लिए पहली बार इनकम टैक्स एक्ट में एक नए प्रावधान आए और वो हैं पार्टनर्स को सैलरी, रेम्यूनरेशन, बोनस, कमीशन या इंटरेस्ट के तौर पे फर्म द्वारा दिए जाने पेमेंट्स जो है वो पेमेंट्स पर सेक्शन 194T के तहत 10% TDS का प्रावधान 1 अप्रैल 2025 से अमल में आया है। अब सवाल ये होता है कि TDS कब काटना है। TDS काटने की जिम्मेवारी फर्म के केस में अगर 20,000 रुपये से ज़्यादा एग्रीगेट में साल के दरमियान अमाउंट हो जाती है तो TDS की कटौती करने का फर्म पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट की गई है। ये कोई बड़ी रकम नहीं है। समझिए पार्टनरशिप फर्म को जो सैलरी फर्म द्वारा पार्टनर्स को दी जाती है और अब तक तो देयर वाज नो प्रोविजन फॉर TDS, जो भी सैलरी, रेम्यूनरेशन, बोनस, कमीशन दिया जाता था वो पार्टनर अपने केस में खुद एडवांस टैक्स के तौर से पेमेंट करता था। अब पार्टनर के केस में 10% का जो TDS काटा जाएगा 194T, ये 20,000 के रूल के साथ ये कहता है कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, माना आपने एक्चुअल भुगतान किया पार्टनर को तो या तो कई पार्टनरशिप फर्म्स क्या करती है कि हर महीने पार्टनर के अकाउंट में सैलरी की अमाउंट क्रेडिट कर देती है और फिर पार्टनर अपना पैसा उठाता है। अब क्रेडिट करते हैं तो क्रेडिट के टाइम पर भी TDS की जिम्मेवारी खड़ी हो जाती है। अब छोटी पार्टनरशिप फर्म्स हैं या मिड साइज फर्म्स हैं, उनके लिए ये TDS की कटौती करना, बैंक में पैसा जमा करना, उसके पहले 10 नंबर वगैरह तो आमतौर से होता है पर उसका ख्याल रखना और TDS के स्टेटमेंट, सर्टिफिकेट्स, ये सब जिम्मेवारी है। तो TDS वास्तव में काफ़ी टीडियस बन जाए ऐसी परिस्थिति भी खड़ी हो सकती है। अब सवाल ये होता है कि क्या ये मुमकिन है कि फर्म के द्वारा पार्टनर्स हर बार कोई फर्म से पेमेंट ले तो TDS के बिना भी उनको पेमेंट मिल सके? क्या करना चाहिए? दोस्तों ख्याल में रखिए 194T की लैंग्वेज ये कहती है कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, सैलरी, बोनस, कमीशन। पर समझिए पार्टनर अपने खुद के कैपिटल अकाउंट उसमें से विड्रॉल करता है उसकी पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए, तो ये कैपिटल अकाउंट से विड्रॉल जो किया वो फर्म से तो पेमेंट हुआ पार्टनर को, बट विल इट अट्रैक्ट TDS? द क्लियर आंसर इज नो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ यू आर स्मार्ट एंड यू वांट टू लॉफुली अवॉइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बार बार TDS की कटौती आप पूरे साल में करते रहो, पैसे जमा कराते रहो, इसकी जगह आप एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप 31 मार्च का क्लोजिंग होता है तब पार्टनर्स के अकाउंट में बेस्ड ऑन द बुक प्रॉफिट, मैं बुक प्रॉफिट की बात पर अभी आऊंगा, बुक प्रॉफिट पर जो मैक्सिमम आप रेम्यूनरेशन या सैलरी दे सकते हैं उसके हिसाब से वर्किंग पार्टनर के लिए प्रोविजन करें विच इज ऑल्सो इन अकॉर्डेंस विद द डीड। और दूसरी बात जो इंटरेस्ट है
तो जनरली तो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर ऑन द कैपिटल आप उसको भी क्रेडिट करें। तो इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन क्या करना चाहिए? एट द एंड ऑफ द ईयर आप 31 मार्च को क्रेडिट करते हैं तो आपके लिए पूरा महीना है अप्रैल महीना कि आप टीडीएस की कटौती कर सकें। उसका स्टेटमेंट भी आप इत्मीनान से मई महीने में भर सकते हैं। तो ये जो सुविधा आपके लिए उपलब्ध है उसका फायदा आप क्यों ना उठाएं? क्यों साल में बार बार टीडीएस की प्रोसीजर और उसकी कार्यवाही में आप लगे रहें? तो withdrawals by the partners do not attract any TDS and therefore partners जब भी चाहें अपने अकाउंट से पैसे लेते रहें। They can be provisionally considered as withdrawals, डेबिट होते रहें और at the end of the year बुक प्रॉफिट के आधार से आप जो भी मैक्सिमम सैलरी दे सकते हैं वो अमाउंट आप दे के उस पर जो टीडीएस काटना है वो काटें। इंटरेस्ट पर जो भी आप अमाउंट 12% के हिसाब से आपकी जो एवरेज कैपिटल रहती है उसके आधार से आप जो गिनती करते हैं इंटरेस्ट की वो करें, उस पर टीडीएस काटें। तो दैट इज परफेक्टली ऑलराइट। ऑल दैट यू वुड नीड टू डू इज कि पार्टनर्स साल के दरमियान अगर वो 10% से हायर एवरेज रेट के ब्रैकेट में हैं तो उस पर जैसे पहले आप एडवांस टैक्स के लिए एक एस्टिमेट कर लेते थे वो आप एस्टिमेट किया करिए। एक मैंने जो आगे जिसका जिक्र किया कि बुक प्रॉफिट के आधार से रेम्यूनरेशन का जो अमाउंट है वो तय किया जाता है और उसको लक्ष्य में रखते हुए you get the benefit of deduction under section 40B। 40B में आप जानते हैं कि जो रेम्यूनरेशन अलाउ करने का रूल है वो रूल ये कहता है कि भाई पहले 3 लाख रुपए पर आप 90% या 1.5 लाख विच एवर इज हायर वो अमाउंट दे सकते हैं। 3 लाख के ऊपर के अमाउंट पर जो बुक प्रॉफिट है उस पर आप 60% जो है अमाउंट वो आप रेम्यूनरेशन के तौर से वर्किंग पार्टनर्स को दे सकते हैं। अब कई बार होता क्या है, मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाऊं कि समझिए पार्टनर्स को एक फर्म है, 3 पार्टनर्स है, 3 पार्टनर्स को हर एक को एक महीने के 1 लाख रुपए के हिसाब से 12 लाख रुपए और सालाना 3 पार्टनर्स को 36 लाख रुपए का पेमेंट किया गया। अब एट द एंड ऑफ द ईयर जो आपका बुक प्रॉफिट वर्कआउट होता है उसमें समझिए 36 लाख की जगह आप केवल मैक्सिमम प्रोविजन 30 लाख का कर सकते हैं। अब आपने 36 दे दिए तो वर्किंग क्या होगा फर्म के केस में? जब आप फर्म की टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करेंगे तो 36 लाख रुपये का प्रोविजन आप रेम्यूनरेशन का नहीं कर पाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द बुक प्रॉफिट आप कितना दे पाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 30 लाख। तो सवाल ये आता है कि आपने पार्टनर्स को तो 36 लाख का रेम्यूनरेशन 12 लाख के हिसाब से दिया, इंडिविजुअल पार्टनर को तो केवल 10 लाख रुपया आप दे सकते हैं। तो ये जो 2 लाख रुपये का जो गैप रहा पार्टनर को दिया उस पर आपने टीडीएस भी काटा, मान लो हर महीने टीडीएस काटते हैं तो टीडीएस भी काटा और टीडीएस काटने के बाद पार्टनर के केस में ये 26AS में इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा। अब फर्म की इनकम कंप्यूट करते हैं तो 40B में आपको 36 लाख पे किए, 30 लाख अलाउबल है तो 6 लाख डिसअलाउ करने पड़ेंगे। इसके संदर्भ में एक सेक्शन 28 जो बिजनेस इनकम का है गिनती करने के लिए, उसमें सेक्शन 28 रोमन 5 उसका एक प्रोविजो है। उसमें 28(5) में ये कहा गया है कि इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन एटसेट्रा पेड टू अ पार्टनर
इज बिजनेस इनकम इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर। लेकिन प्रोविजो में यह कहा गया है कि अगर फर्म के केस में कोई अमाउंट 40B के तहत डिसअलाउ होती है तो उतना प्रोपोर्शनेट अमाउंट पार्टनर के केस में 28(5) में उसको इनकम गिना नहीं जाना चाहिए। इसलिए फर्म के केस में आप 6 लाख जो डिसअलाउ करते हैं, वो जो 3 पार्टनर्स हैं, तीनों के केस में आप 2-2 लाख रुपए कम कर सकते हैं व्हेन यू फाइल देयर इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न्स। लेकिन इसमें एक समस्या खड़ी होगी, क्योंकि होगा क्या कि हर एक पार्टनर का 26(a) का स्टेटमेंट है, उसमें अब 194(t) के डिडक्शन के तहत दिखेगा पेमेंट की 12 लाख की सैलरी का पेमेंट हुआ, 1,20,000 काटा गया। पार्टनर जब अपना इंडिविजुअल रिटर्न भरता है वो कहेगा 28(5) के प्रोविजो के तहत 40B में मेरा जो प्रोपोर्शनेट 2 लाख का है रेम्यूनरेशन वो डिसअलाउ हुआ है, इसलिए आई नीड नॉट शो इट एज माई टैक्सेबल इनकम। तो वो 2 लाख का आप टैक्सेबल इनकम नहीं दिखाएंगे। अब सवाल ये होगा कि सिस्टम में जब आप रिटर्न फाइल करते हैं आप तो 28(5) के प्रोविजो के आधार से मान लीजिए दिखा लेते हैं, पर जो इसका कोऑर्डिनेशन है वो 26(a) से किसी को पता चलता नहीं है। तो 26(a) में आपकी इनकम 12 लाख दिखी होगी, आप दिखाएंगे 10 लाख, तो ये मिसमैच होगी इनकम की। और इससे बड़ी समस्या ये होगी कि आपके केस में टीडीएस जो कटा है वो 1,20,000 कटा है 12 लाख के सैलरी के हिसाब से। आप 10 लाख की इनकम दिखाते हैं तो उस 10 लाख की इनकम पर आप 12 लाख की इनकम के हिसाब से 1,20,000 का टीडीएस अगर दिखाएंगे तो समस्या ये खड़ी होगी कि सेक्शन 199 रेड विथ रूल 37BA, इसमें ये कहा गया है कि यू कैन क्लेम क्रेडिट ऑफ टीडीएस फॉर द इनकम विच यू आर डिक्लेयरिंग इन योर आईटीआर। अब आईटीआर में आप डिक्लेयर कर रहे हैं 10 लाख, टीडीएस की क्रेडिट आप मांग रहे हैं 12 लाख की अमाउंट पर। तो एक तो 12 लाख की इनकम आपके केस में आपने क्यों नहीं दिखाई, एक पहला सवाल खड़ा हो सकता है। दूसरा ये खड़ा, मान लो पहला सवाल आपका माना भी जाए उसका रिप्लाई, दूसरे सवाल में तो ये बड़ा एक टेक्निकल हिच आ जाएगी, क्योंकि आपको कहा जाएगा कि भाई आप जो टीडीएस है उसकी रिलेटेड इनकम माना टू द एक्सटेंट ऑफ दैट 20,000 को रिलेटेबल टू 2 lakhs, वो तो आपने आईटीआर में दिखाई ही नहीं है, इसलिए हम इसको क्रेडिट नहीं देंगे। ऑफ कोर्स यू कैन आर्ग्यू कि भाई मैं पहले 12 लाख दिखा रहा हूं और 28(5) के प्रोविजो के तहत मैं 2 लाख का डिडक्शन मांग के 10 लाख दिखा रहा हूं, बट दीज आर ऑल वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फाइलिंग ऑफ आईटीआर और सीपीसी का प्रोसेसिंग। तो दोस्तों, व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी? 12 टाइम्स आप सैलरी और रेम्यूनरेशन का कंप्यूटेशन करते हुए टीडीएस भरे और फिर उसकी सब कार्रवाई करें, या तो साल के अंत में एट द एंड ऑफ द ईयर आराम से इत्मीनान से मार्च एंडिंग होने के बाद बुक प्रॉफिट वगैरह का कंप्यूटेशन करके आप जो भी अमाउंट क्रेडिट करते हैं उस पर टीडीएस करें, जो भी इंटरेस्ट करते हैं उस पर टीडीएस करें, एंड ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर को जो भी ज़रूरत है वो अमाउंट वो अपने खुद के विड्रॉल के आधार से टाइम टू टाइम वो उठाता रहे। उस पर पार्टनरशिप फर्म के लिए कोई समस्या होगी नहीं। तो इसको ख्याल में रखते हुए यू कैन डेफिनेटली डू। दोस्तों, अप्रैल का महीना है, इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो भी ध्यान में रखिएगा कि जो रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट का जो डिडक्टिबिलिटी का प्रोविज़न है सेक्शन 40B में, उसमें एक आवश्यकता ये है कि आपके पार्टनरशिप डीड में
उसका प्रोविजन होना चाहिए एंड इट मस्ट बी पेड इन अकॉर्डेंस विद द डीड। अब कई डीड में अब तक क्योंकि टीडीएस की प्रोविजन नहीं थी, ऐसा प्रोविजन होता था कि पार्टनर को हर महीने एक्स अमाउंट सैलरी के तौर से दिया जाएगा। अब ये डीड में लिखा हुआ है और आप अगर एट द एंड ऑफ द ईयर देना चाहते हैं तो दिस विल बी इन कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर। तो ये आप ज़रूर ख्याल रख लीजिएगा कि पार्टनरशिप डीड में भी रेम्यूनरेशन के लिए जो कुछ सुधार करना है वो ज़रूर करिएगा। दूसरी एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, अब तक जो आप 5 लाख या 7 लाख का अमाउंट होता था सेक्शन 87A के तहत, उससे कम आपकी टैक्सेबल इनकम हो तो टीडी आपको कोई टैक्स की जिम्मेवारी नहीं रहती थी। अब ये अमाउंट इंडिविजुअल्स के केस में 12 लाख तक, रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए 12 लाख तक किया जाए। कई पार्टनरशिप्स ऐसी होती है कि जहां पार्टनर्स को अदर देन पार्टनरशिप इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन उनकी और कोई इनकम नहीं होती। तो ये सब केसेस में अगर हो सके तो पार्टनर्स को 12 लाख रुपया तक की इनकम ज़रूर मिले अगर ये बुक प्रॉफिट और आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ सुसंगत प्रोविजंस हैं तो पूरा फ़ायदा लीजिएगा। क्योंकि पार्टनर्स को आप जो कुछ देंगे उस पर आपको ज़ीरो टैक्स लगेगा, हालांकि टीडीएस कटेगा वो तो रिफंड आ जाएगा आपका, पर पार्टनर्स को ज़ीरो टैक्स लगेगा और फर्म को जो भी इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन एलिजिबल डिडक्शन के तहत मिलेगा उस पर सीधा 30% का टैक्स बचेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है टैक्स प्लानिंग का, जो ये अप्रैल 2025 की शुरुआत में आप ध्यान में ख्याल में रख के उसका आयोजन कर सकते हैं।